अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कुछ दिन हो गए हैं आपसे ज़रा बात नहीं हुई, मगर चलें आज दो तीन ज़रूरी बातें हैं, कुछ रिजाइंडर्स हैं, कुछ हम जवाबात देंगे आपको। और जो आपने सवालात रेज़ किए हैं, ख़ास तौर पर जो बिजली के हवाले से लोगों ने कुछ एतराज़ किया कि जी आप 8 रुपये कह रहे हैं या 9 रुपये कह रहे हैं, 8 रुपये कह रहे हैं। इंडिया में तो बिजली जो है वो 3 रुपये का यूनिट है, तो वो बताएंगे कि वो हमने क्यों कहा और वो कैसे फैक्चुअल है वो फिगर। इसके बाद हम बात करेंगे कि कोई भी जो बहस हो रही है उस बहस में जो हम वर्किंग क्लास के ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत हमारे दिल में या कैसी चीज़ें रासख हो चुकी हैं, ये मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा। और तीसरा जो हमारा मौजू होगा वो ये होगा कि क्या वाकई एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से मुराद ये है कि ज़वाल हो रहा है अमेरिका का। अब अमेरिका नीचे जा रहा है, चाइना और किस रफ्तार से रूस ऊपर आ रहा है। और लेकिन इसमें सबसे अहम बात कि जो तब्दीली आ रही है हमारे खत्ते में, क्या इसमें अवाम की भलाई होगी? क्या तेल लेके ईरान से हम 10 रुपये 15 150 रुपये 100 रुपये 150 रुपये दे सकेंगे? कितनी वेलफेयर करने की इस जो है हमारी शराफिया, इसमें कितनी जान है, कितनी विल है, ये कौन लोग हैं, इनकी शनाख्त क्या है? तो इस पे बात करेंगे। पहले तो मैं जल्दी से बता दूं कि आपकी बात भी ठीक है और मेरी बात भी ठीक है। वहाँ बेस यूनिट 3 रुपये का है, लेकिन वो हमारे 9 रुपये ही बनते हैं, तो मैंने इसलिए ये कह दिया था। वैसे वहाँ 10-11 इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की ज़रा बिजली महंगी मिलती है, मगर ये भी याद रहे कि बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे 200 से 300 यूनिट तक फ्री है। तेलंगाना है, दिल्ली है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद कर्नाटका है। ये तमाम जो स्टेट्स हैं यहाँ पे 200 से लेकर 300 यूनिट तक बिजली इंडियन रियासत फ्री देती है। बिल्कुल साथ ही है, इधर नाल जाइए ना, इधर लाहौर से निकले तो आधे घंटे का सफ़र भी नहीं बनता। वो कुछ चांद पे नहीं है, ना हम चांद पे हैं। बस ये है कि कहीं वारदात हुई है और कहीं वारदात नहीं हुई। ये तो उस बात का जवाब आ गया। दूसरा जो हमारा मौजू था वो ये था कि वो एक रिक्वेस्ट है, किसी कोई इससे नाराज़ ना हो। बात यह है कि मैंने बचपन में एक ड्रामा देख रहा था टीवी पे, तो उस टीवी में एक डायलॉग था। वो डायलॉग ये था कि एक साहब दूसरे साहब को कहते हैं, सर आपने मुझ पे बड़ा एहसान किया, अगर आप मुझ पे ये एहसान करते तो आज मैं इस मकाम पे ना होता जिस मकाम पे हूँ, बल्कि मैं वहाँ होता जहाँ आपका चपरासी बैठा हुआ है। मैं बच्चा था तो उस वक्त भी मेरे जहन में एक बात आई कि यार चपरासी होना गाली है या नौकरानी होना गाली है? जस्ट इमेजिन, आप अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और जब हम बीमार हो जाएं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर एक मौजूद पेशा है, सारे पेशे ही मौजूद हैं, मगर जो बाकी पेशे क्यों गैर मौजूद हैं? ज़रा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आपका फर्श गंदा होता है, माहौल ख़राब होता है, एक मेहनत कश आता है, वो एक आप उस कोई डिसइंफेक्टेंट लेके आता है, वो उससे टाँकी लगाता है, आपको साफ माहौल देता है, आपको बीमार होने से बचाता है। मैं वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो हम लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वो आपके बैतुल खला में जाता है, आपके टॉयलेट में जाता है, आपकी आलाइशों को साफ करके एक आपको ऐसा माहौल प्रोवाइड करता है। वो डॉक्टर से कम बाइज़्ज़त है। ये मैंने बात क्यों की आपसे? बात यह की कि मेरा दोस्त भी है, मैं आमतौर पर नाम लेकर नहीं करता, अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बड़ी तकलीफ़ भी काटी है। शहबाज गिल साहब का मैं देख रहा था अगले दिन, तो उनकी एक ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल है, उनका प्रॉब्लम है, उनके साथ उन पर ज़्यादती भी हुई है, PTI पे ज़्यादती भी हुई है, उनके बानी पे भी ज़्यादती हुई है। मैं इस हुकूमत को कहूँगा कि कल आप ये मत कहिएगा असी फलाने दे कहते कि तसी नो, यू आर रिस्पॉन्सिबल। चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त भी कागज़ों में शहबाज शरीफ साहब है। अच्छा, ये बात तो होगी। अब हाँ, ये मैंने बात क्यों की कि मैं अगले दिन सुन रहा था कि भाई वो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, वो मरियम साहिबा के खिलाफ बात करेंगे, मरियम साहिबा उधर उनकी सियासी लड़ाई। हम तो कोई पॉलिटिकल दो धड़ों की बात नहीं कर रहे। ये तो हमने लगती कह दी कि इस मौजूदा हुकूमत ने, इसके इंस्टीट्यूशन ने, इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान रहेगा और कल कलां इस पे एक तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए।
اس حد تک ہم آپ کے ساتھ ہیں. معافی چاہیے چاہتا ہوں. لیکن ایک بات پہ اعتراض ہے. مثلاً جو مریم صاحبہ کی ٹیم ہے، جب ان کا ذکر یہ کرتے ہیں، کریں آپ کریں ان پہ تنقید کریں، جو مرضی کریں، یہ تو ان کی نوکرانیاں ہیں. یہ نوکرانیوں کی تذلیل کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ لفظ نوکرانی ان معزز خاتون ہی میں کہوں گا ان کے لیے استعمال کر کے تو یہ ایک لفظ گالی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں آپ. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ جو آپ کے ماحول کو صاف کرتے ہیں لوگ، جو آپ کے ٹوائلٹ کو صاف کرتے ہیں، جو آپ کو 80% اگر یہ گندگی صاف نہ کریں تو آپ تو ڈاکٹر کے بوئے پہ بیٹھے رہیں. یہ خود کو ایکسپوز کر کے انتہائی معمولی مشاعرے پر آپ کا کام کرتے ہیں. سویرے ناشتہ آپ کی ٹیبل پہ رکھتے ہیں، آپ کی زندگی کو آسان بناتے ہیں. آپ دیتے کیا ہیں ان کو؟ میں ابھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک محنت کش میرے ساتھ کام کرتا ہے، وہ بیچارہ ڈبل جاب کرتا ہے، تو نیچے کہیں اور بھی جاب کرتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار، آدھے گھنٹے میرا چھوٹا سا فلیٹ ہے، تم آ جایا کرو. میں نے دیکھا کہ یار وہ 12 گھنٹے نیچے کام سے لیا جاتا ہے اور اس کو اوور ٹائم کیوں نہیں دیتا. اور میں نے پوچھا یار تم 8 گھنٹے کرتے ہو نیچے؟ ان کا جی میں 12 کا 14. میں کہا تمہیں اوور ٹائم ملتا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ کیوں ہوتا ہے. اس پوری طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں ہم. پہلے ان کو ہم ابیوز کریں اور پھر جب ہم لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نوکرانیاں ہیں. نوکرانیاں اتنی ہی معزز ہیں جتنی میری والدہ معزز ہے، جتنی کسی اور کی والدہ معزز ہے. اور میرے لیے وہ زیادہ اس لیے معزز ہیں کہ وہ حق حلال کھاتے ہیں. وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے ہمارے حقوق کا دھندا نہیں کرتے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک صاحب، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے ایک لیڈر کا نام لیا، بہت بڑے جاگیردار تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غریق رحمت کرے. جو بھی تھے وہ، ایک دن انہوں نے اپنے ایک لیڈر سے کہا اے تیرا پیو تو پکوڑے بیچتا سی. ایک لیڈر کو کہا، وہ بھی نہیں ابھی دنیا میں رہے. تو میں نے اگلے دن ٹی وی پہ کہا حضور وہ پکوڑے بیچتا تھا، اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے ہمارے حقوق کا دھندا نہیں کرتا تھا. IMF کے آگے ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل نہیں بیچتا تھا. حق حلال کی روٹی کھاتا تھا، پکوڑے تال کے بیچ لیتا تھا. کسی نے بات کی کہ اسحاق ڈار صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ سائیکلوں کے محنت کش تھے. میرا خیال ہے وہ اسحاق ڈار صاحب سے بہت بہتر انسان تھے. حق حلال کی روٹی کھاتے تھے. بہت بڑے سوالیہ نشان ہے اسحاق ڈار صاحب. آپ کا اگر دفعہ 164 کا میں بیان نکال لوں جو آپ نے مجسٹریٹ کے سامنے دے کے بتایا کہ آپ نے کہاں پر کس کے لیے منی لانڈرنگ کی، یہ لکھا ہوا ہے. تو میرے لیے وہ سائیکل کا پنچر لگانے والا انتہائی معزز ہے. ہمارے بزرگ ہیں، ان کا نام ہمیں بجائے اس کے کہ جو آپ یہ دھندے کا. تو خدا کا واسطہ شہباز گل صاحب، یہ نوکرانی کا لفظ، یہ محنت کشوں کا لفظ جو ہے وہ گالی کے طور پر استعمال نہ کریں. آپس میں لڑیں، جو لڑائی آپ نے بھگتنی ہے بھگت لیں. کیونکہ ہمارے لیے تو آپ کی لڑائی کیا ہے؟ ادھر بھی سرمایہ دار بیٹھے تھے، ادھر بھی جہانگیر ترین صاحب بیٹھے تھے، ادھر بھی آپ سے ٹھیکے لے رہے تھے. کیا نام ہے ان کا، وہ جنہوں نے ڈیم کا ٹھیکہ لیا تھا، جن کے بارے میں جو انڈیپینڈنٹ سٹیک ہولڈر گروپ ہے اسٹیل مل کا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو رزاق داؤد صاحب کے حوالے سے ان کی رائے ہے کہ جناب انہوں نے ٹیرف نیچے کروا کے تو اسٹیل مل برباد کی. یہ میں نے نہیں کہا، وہ آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے. آپ آج کل تکلیف میں ہیں اس لیے ہم آپ پہ تنقید نہیں کرتے. ہاں، اگر آپ تکلیف میں ہیں تو اس کی ایک وجہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ساری لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے. آپ نے کیا آج تحریک پکار رہی ہے کہ آؤ بجلی پہ بات کرو، آؤ پیٹرول کی قیمتوں پہ بات کرو، آپ کرتے ہیں. آپ کے جتنے لیڈر مجھے ملتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں یار وہ تحریک نہیں بنتی. لوگ نکلیں، اس لیے نکلیں کہ جناب کے ووٹ ٹھیک نہیں گنے گئے تھے اور آپ نے MNA بننا ہے. لوگ نکلے ہیں، اسی ملک میں نکلے ہیں، اور انہوں نے اپنی بجلی کا ریٹ 3 روپے کروا لیا ہے بغیر کسی لیڈرشپ کے، بغیر کسی پارٹی. تو سیکنڈلی آپ لڑائی لڑیں، ہمیں اور ہمارے طبقے کو کم از کم گالیوں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی کو ڈیمین کرنے کے لیے یہ نہ کہیں اور تو قاضی سعید ورگ ہے. میں معمولی آدمی ہوں پوچھوں، مگر ہم باعزت لوگ ہیں، محنت کش باعزت ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دنیا صرف اس لیے آج ذلیل ہو رہی ہے کہ محنت کی عزت نہیں ہے. 2 نمبر
माल कमाने वालों की इज्जत है, रेंट सीकिंग क्लासेस की इज्जत है, जो ठेके लेके माल रातों रात बना के हराम खा रहे हैं, उनकी आप इज्जत करते हैं। मगर एक खकरोब की एक उसको नौकरानी है, नौकरानी है, हलाल खाने वालों को गालियां देते रहेंगे तो फिर हमारे साथ यही होगा। एक तो ये आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। दूसरी नाज़रीन, ये मैंने बात कंक्लूड कर दूं कि डू यू थिंक कि ये जो नया सेटअप बन रहा है, इस सेटअप में हमारे लिए कुछ है? कहते हैं ना कि शेर के मुंह से नवाला छीनना बड़ा मुश्किल है। देखें, ईरान का रास्ता खुल गया, 6 रास्ते खुल गए, हाँ बहुत आसानी में हो सकती है। जो ISPR के चीफ्स, इन्होंने एक बड़ी मीनिंगफुल की थी, मेरे नज़दीक एक ही उनकी सबसे मीनिंगफुल थी, वो ये थी कि ये ब्लैक मनी वाले, ये सारी जो है टेररिज्म में जाता है, ये जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक मनी है, इससे कौन लड़ेगा? उन स्मगलर्स के हाथ कौन रोकेगा जिनकी दिहाड़ियाँ लगती हैं ईरान से? अगर ये कर लिया हमने, तो इस रात को मैंने अपने मेन स्ट्रीम मीडिया प्रोग्राम में भी ये सवाल किया था जनरल डॉक्टर रज़ा मोहम्मद साहब से, और उन्होंने यही कहा था कि ये अगर हमने वेस्टेड इंटरेस्ट को पकड़ लिया तो बहुत फ़ायदा होगा। मगर जो लोग इन प्लेस हैं यहाँ पे, जिनका रिकॉर्ड है, जो सीरियल मनी लॉन्ड्रर हैं, इनकी मौजूदगी में कुछ हो सकता है, शायद हो जाए, मगर बिग क्वेश्चन मार्क है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि फ़िलहाल ये क्या कर रहे हैं कि जब जंग होती है तो उसके अखराजात होते हैं, बुरान आता है तो उसके अखराजात होते हैं। ये अखराजात आपकी रूलिंग क्लास तो नहीं देती। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम इसको 18 से 20 या 22 बिलियन डॉलर की सब्सिडी देते हैं, हम इनको टैक्स की छूट देते हैं। हम इशराफिया से अगर 20-22 बिलियन डॉलर वापस लेके उनको ऐसी तनख्वाह दें जो हम खाकरोब को देते हैं, जो 17वें ग्रेड के लेक्चर को देते हैं, वही पक्ष दें, तो हम 22 बिलियन डॉलर इसी मैशत में से बचा सकते हैं। हम अगर इस बिजली में से आपने जो उन्होंने टैक्सेशन लगाई है, ये अरब हार डॉलर जो है वो आप दे रहे हैं और दे, तो हम इन्हीं पैसों से इस मुल्क और रियासत को ठीक कर सकते हैं। मगर इनके मुंह से खून लगा हुआ है, शेर के मुंह से नवाला कौन छीनेगा? और ये आने वाले दिनों में अगर ये यहाँ से रास्ते खुल जाते हैं और आवाम को रिलीफ मिल सकता है, बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। हाँ, ये गवादर खड़ा हो सकता है, ये सारे हमारे वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा जो है कार्गो आई हुई है, ये हो सकता है, मगर कौन करेगा? जो सुबह उठ के रात को सोचते हैं कि आज कितने पैसे घर लेके जाने ने 2 नंबर, वो करेंगे? बिग क्वेश्चन मार्क। तो दुनिया बदल रही है, कोई ऐसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज नहीं करेगा जिसमें से आम आदमी के लिए कुछ निकले। मेहनत कशों का इस्तेसाल होता रहेगा। इसके लिए ऐसी सियासी कानूनी तहरीकों की ज़रूरत है जिनकी भागडोर उन लोगों के हाथ में हो जिन्हें सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाना पड़ता है, जिन्हें सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, जिन्हें वैगनों में सफ़र करना पड़ता है, जिन्हें बसों में सफ़र करना पड़ता है, जिन्हें उसे तकलीफ़ का एहसास है कि एक काबिल इलाज बीमारी से जब उनका बच्चा उनके सामने मरता है तो उसकी तकलीफ़ क्या होती है। ये करेंगे तो I think they are part of the problem, and unless they are not thrown into the dustbin of history, nothing is going to change for the larger part, बल्कि एक पीपल एट लार्ज, आवाम के लिए इनसे कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगली वीडियो में हम आप और 1-2 फिक्री मुगालते हैं, उनको पाश करेंगे। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट, मैं अपनी अगली वीडियो में इस पे बताऊंगा कि ये कौन सा धोखा और फ्रॉड है जो अवाम के साथ किया जाता है। आमतौर पर मगरब के फारूल बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बड़े सीरियस संजीदा से होकर बैठ जाते हैं, मैशत पे बात करते हैं जैसे कोई बहुत आसमानी सी बात है, हालांकि बात हमारी होती है। तो ये मिथ्स भी हम तोड़ेंगे। मगर आज हम अपना ये वीलॉग यहीं ख़त्म करते हैं। हमें देखते रहिए। बहुत शुक्रिया।